ये कल हम लोगों ने को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिल्कुल समझ में आ गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड दिस इज द order of energy of transition of sigma and sigma antibonding, then non to sigma antibonding, and then pi to pi antibonding, and the last one is now non to pi antibonding. Highest energy is required in sigma to sigma antibonding transition, and in non to pi antibonding क्या चाहिए, द लोएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी, इसमें सबसे कम एनर्जी इसमें। So those are having only sigma bonds. Those are having only sigma bonds, and they are not having any non-bonding electrons and pi electrons. Then they will be absorb ultraviolet radiation, and therefore Yes, they ma'am. will be colorless. Yes, ma'am. Right? Is it clear to all of you? So if there are number of compounds, they are colorful, or they have color, they show color, that means definitely they will be having non-bonding electrons and pi electrons. Because if they are having non-bonding electrons and the pi electrons, then what will happen? These type of transitions will take place: pi to pi antibonding and non to pi antibonding. And for these transition, very low energy is required. And low energy means High wavelength. longer High wavelength. wavelength. Longer Yes, wavelength. Longer wavelength means visible region. तो visible region में lie करेगा. That this is the reason why some compounds show color and some compounds do not show color. तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। ठीक है, अब जैसे मीथेन का लिखा हुआ लैम्डा मैक्सिमम आकर से 125 nm, तो 125 nm मींस दिस इज दिस डेटा कहां पर आएगा, लाया कहां पर करेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन पर। तो दिस इज द रीजन मीथेन इज कलरलेस। एंड दिस इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल 183 nm है, ये भी अभी मिथाइल अल्कोहल। आपको मालूम है अल्कोहल्स कैसे होते हैं? ये भी मिथाइल अल्कोहल का कलर कैसा होता है? ये भी कहां पर है? अल्ट्रावायलेट रीजन पर है ना, अल्ट्रावायलेट पर है, 183 नैनोमीटर पर है। तो इसका भी अभी आपको कलरलेस ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने से ये जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप कम हो जाए कि वो विजिबल रीजन में लाई कर ले। अब इसका देखिए क्या है CH3NH2 का, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मगर हाँ अगर ये नहीं होता तब तो और भी क्या थी, वेवलेंथ कम थी। ये होने की वजह से वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई, 215 nm पर आ गया। ठीक है, pi to pi antibonding transition, for example this 1,3-butadiene, there are 2 pi electrons, 2 pi bonds, and the transition takes place pi to pi antibonding, and the the value of lambda maximum is 217 nanometer। तो अभी भी still अभी क्या है, ये फिर भी अभी भी क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट पे ही लाइट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि अगर पाई बॉन्ड आते ही तुरंत विजिबल पर आ जाएगा। पाई बॉन्ड हो, मगर इतने पाई बॉन्ड हो कि पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाए। जब एनर्जी गैप कम होगा तभी। और ये भी आपको पता है कि जब भी हम कोई रेडिएशंस देते हैं किसी कंपाउंड में, तो कोई भी कंपाउंड के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा? नो मैम। अगर हम लोगों ने 100 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की जो रेडिएशंस डाले कंपाउंड पे, तो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि स्पेसिफिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे? सारे रेडिएशन हम डाल रहे हैं 100 नैनोमीटर टू 780 nanometer, because we are talking about the UV spectroscopy, then in this case we have to क्या करना पड़ेगा, 100 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर का हम रेडिएशन डालेंगे। तो मैं पूछ रही हूँ कि सारे रेडिएशन, सारे जितनी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हम दे रहे हैं,
वो सब के सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो कंपाउंड पर डाल रहे हैं सब एब्जॉर्ब कर लेगा क्या? नो मैम। कैसे एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, क्या कंडीशन है एब्जॉर्प्शन की? आप बार बार ये देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम 291 नैनोमीटर है, 217 नैनोमीटर, मतलब इस पर एब्जॉर्प्शन देता है, इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या ये इस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो सारे रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना, सिर्फ स्पेसिफिक 183 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब तो कर फिर रहा है। मैम वो 200 से 400 के बीच वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप लोग। मैंने ये पूछा अगर हम लोग 100 to 780 नैनोमीटर के रेडिएशन दे रहे हैं किसी कंपाउंड को, तो सारे रेडिएशन के सारा जितना भी हम वेवलेंथ डाल रहे हैं सब क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा? हमने इस पे डाला है मेथिल अल्कोहल पर, उसने सिर्फ 183 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया। ये हमने CH3NH2 पे डाला तो उसने सिर्फ 250 नैनोमीटर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। सबको क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक इसको क्यों कर रहा है? क्योंकि मैम इससे ज्यादा जब वेवलेंथ होगी तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगा, फिर नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगा, और कम देंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, तो भी नहीं देखिए आप लोग बात को बहुत ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करता है, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है, जितनी उससे रिक्वायरमेंट होती है उतना ही तो एब्जॉर्प्शन करेगा। अभी इसकी एनर्जी सपोज करो, सिग्मा की जो एनर्जी है सपोज करो 2 है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो 7 है, तो 2 से 7 पे जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? मैम 5 करेगा ना। अब अगर आप उसको 7 एनर्जी दोगे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, 4 एनर्जी दोगे तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ जब उसको 7 एनर्जी मिलेगी तभी एब्जॉर्ब करेगा। तो 7 एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी वेवलेंथ होगी रेडिएशन को, उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज वेरी स्पेसिफिक, कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, उनके बीच का एनर्जी गैप फिक्स्ड है, तो हर एक कंपाउंड स्पेसिफिक है। अगर मैंने कहा कि ये मीथेन है, ये 125 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देता है, तो दुनिया का कोई भी मीथेन आप कहीं से भी ले आओगे 125 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन ही देगा। हाँ, बस ये है कि वो प्योर हो, ये नहीं कुछ अगर इसमें इम्प्योरिटी हो तो नहीं देगा। तो लैम्डा मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है 125 nm ही आएगी, कहीं से भी आप ले लेंगे मीथेन को उठा करके यही देगा, क्योंकि इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ट्रांजिशन क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हर मीथेन पर फिक्स्ड है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है तो सिर्फ 125 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जंप कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्यों दे रहे हैं, ताकि वो लोअर से हायर में जंप कर पाए, ठीक है। तो जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उतना ही तो वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उससे ज्यादा उससे कम को एब्जॉर्ब ना करेंगे, ठीक है। अब हमको क्लास 1 में जो बच्चा पढ़ता है उसको क्लास 2 में डालना है, तो क्लास 1 के बच्चे को क्या मैं रेजोनेंस पढ़ा दूंगी? क्या मैं SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाना शुरू कर दूं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूं तो पढ़ लेगा बच्चा वो? नो मैम, नहीं पढ़ेगा। अब क्लास 1 के बच्चे को अब अगर मैं ये सिखाऊं, बोलना सिखाऊं, चलना सिखाऊं, तो क्या ये बच्चा सीख लेगा इस तरीके से? नहीं, क्योंकि वो और भी छोटे बच्चों को काम है कि अल्फाबेट्स पहचानना। अगर मैं क्लास 1 के बच्चों को मैं अल्फाबेट पहचानना सिखाऊं कि देखो ए फॉर एप्पल होता है, तो वो भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि सब मुझे आता है, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर मैं इसको रेजोनेंस पढ़ाऊंगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो 1 से 2 पे जाने के लिए, क्लास 1 के बच्चे को 2 में ट्रांसफर करने के लिए जितना उसको नीड है उतना ही तो उसको हम देंगे, और तभी उसको एब्जॉर्ब करेगा अकॉर्डिंगली, है ना। सेम वे सब इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, लोअर से हायर में अगर जाना तो जितनी एनर्जी ने नीडेड है ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे,
ठीक है। तो इसलिए हर कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा आता है, चाहे वह यूवी स्पेक्ट्रा हो, चाहे एयर स्पेक्ट्रा हो, एनएमआर स्पेक्ट्रा हो, तो वेरी स्पेसिफिक होता है कि वो कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जिसमें मैंने कहा कि मीथेन है 125 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देगा, तो पीक यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। आप लोगों ने देखे होंगे जो स्पेक्ट्रा देखिएगा जैसे यूवी स्पेक्ट्रा, तो ऐसे बना होता है ना, उसमें इस तरीके से पीक्स बनी होती हैं। जैसे मैं अभी जस्ट मिनट में दिखाती हूँ। ये दिख रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ये दिख रहा है, स्पेक्ट्रा दिख रहा है ना? तो ये देखो इधर एब्जॉर्बेंस है, इधर की वेवलेंथ होती है। अब ये देखो ये जैसे दिख रहा है ग्रीन कलर का है, 269 पर एब्जॉर्प्शन दे रहा, तो दिस इज पीक। तो ये आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में तुरंत इस तरीके के ग्राफ बन करके आने लग जाता है, इसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं, आ जाता है। ये 269 पे पीक दे रहा है, ये रेड वाली लाइन जो है 277 पे पीक दे रही है, ये ब्लू वाली लाइन 272 nm पे पीक दे रही है। मतलब कि इस पॉइंट पर these specific compounds are giving the absorption peaks. These are the absorption peaks, है ना? कितने नैनोमीटर पे absorption दिया इसने, ए बी सी 3 कंपाउंड थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, ये स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये जो पीक्स आती हैं, दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्सिमम की 125 नैनोमीटर पर देगा। तो हर एक कंपाउंड का स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए हम उस कंपाउंड को जज कर पाते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन होने से, ज्योमेट्री चेंज होने से आपके स्पेक्ट्रम में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आपका लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो कि आपका कंपाउंड में इंट्रा है कि इंटर है ना। और जैसे मैंने कहा कॉन्जुगेशन का इफेक्ट बहुत पड़ता है, जहां पे कॉन्जुगेशन हाई होगा तो वहां पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से या सिस और ट्रांस कंपाउंड है तो उसमें भी होता है कि सिस और ट्रांस है तो आपका जो उसमें भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है, सिस की अलग हो जाती है, ट्रांस की अलग हो जाती है। तो आप जज कर पाते हो कि हाँ दीज आर द टू डिफरेंट आइसोमर्स आल्सो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बहुत ही ज्यादा वाइड स्पेक्ट आपकी एनालिसिस आप इससे कर सकते हो। बहुत ही अच्छी टेक्निक्स मानी जाती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आपके कोर्स में आईआर पढ़ोगे, एनएमआर पढ़ोगे, मगर इसके अलावा आपकी मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। बहुत सी कोर्स में, मतलब आपके कोर्स में नहीं है। तो इससे इनकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास जरा सा भी कंपाउंड है तो आप उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव हर तरह के एनालिसिस आप कर सकते हो। मगर अब ये होता है कि एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप सब कुछ पता नहीं लगा पाते हो। तो अब ये होता है कि आपको क्या डेटा चाहिए, किस तरह का डेटा चाहिए, तो उस हिसाब से हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये कौन बच्चे हैं जो अब आ रहे हैं 1024 पर? नो, दिव्यांशु दीक्षित। तो अब ये क्या हो गया, ये सब हमारे, जैसे मैंने अब दिस इज नॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में से मैंने आपको बताई थी, इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है,
1,3-butadiene है, इसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन टू पाई एंटी-बॉन्डिंग, जैसे इसमें नॉन भी है और पाई भी है, तो दोनों ही इसके पास है, इससे ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है, और ये तो ट्रांजिशन होगा ही होगा। अब जैसे ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसे तो बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल्स है। मैं सिंपलेस्ट में एक एग्जांपल दूंगी कि एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, उसमें सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ही होगा, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इससे सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, और नॉन बॉन्डिंग तो है ही, इसलिए नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। हमेशा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, चाहे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है चाहे पाई एंटी बॉन्डिंग, तो चारों ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। तो the question आ जाएगी, when one compound in which all transitions are possible, then you can take the example of acetaldehyde. There's a number of compounds, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया व्यूअर्स को, ठीक है। Now comes to the chromophore. What is the meaning of chromophore? अब क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, ये सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत पूछी जाती है। क्रोमोफोर होता है, ऑक्सोक्रोम होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। दीज आर 4 डिफरेंट टर्म्स। क्रोमोफोर्स का मतलब क्या होता है, क्रोमा मींस कलर एंड फेरन मींस होता है बेयर करना, है ना, जो कलर को बेयर करे। अब कलर को बेयर करने का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जांपल लेते हैं, ये अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा देखें, ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगर इतना ही एक रिंग देख रहे हैं हम लोग, ओनली दिस रिंग इज नोन एज बेंजीन रिंग है। बेंजीन, दिस इज ओनली बेंजीन, राइट। बेंजीन इज कलरलेस और कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड होता है, बताया था उसने तो कलरलेस ही बताया था। हाँ, तो बेंजीन कलरलेस ही होता है, मैंने बता दें क्या होता है। बेंजीन जैसे वाटर होता है ना, वाटर होता है, वैसे ही बेंजीन भी होता है, कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर हो कलर नहीं होता। तो बेंजीन का मैम हमने एक जगह गूगल में पढ़ा कि उसमें लिखा है कि समटाइम्स बेंजीन आर कलरफुल। तो अब समटाइम्स का मतलब क्या हो गया, कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू विजिबल रीजन पे लाई कर रही है। इसका मतलब उसमें हम या कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसे चीजें उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कलरफुल हो रहा है ना। तो वो समटाइम्स में आप ये तो पढ़े, कब समटाइम्स, किस कंडीशन में। अगर आप प्योर बेंजीन की बात करो तो प्योर बेंजीन तो कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसी बात को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे क्रोमोफोर में, कि जब जो समटाइम्स की जो बात कर रही हैं वो यहाँ पर समझ में आपको आएगी कि जैसे देखो ये हमारा बेंजीन है, सिर्फ इस बाकी से को हटा दो, सिर्फ अगर ये बेंजीन अगर होता तो बेंजीन तो कलरलेस है। ये भी अगर इतने से की बात करें तो ये भी बेंजीन है, ये भी क्या है, कलरलेस है। मगर इन दोनों बेंजीन रिंग को किसने जोड़ा है, एजो ग्रुप ने जोड़ा है। दिस इज एजो ग्रुप। एजो ग्रुप बोलते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो ग्रुप। तो एजो ग्रुप है यहाँ पर, और एजो ग्रुप बीच में इंसर्टेड है, कहाँ पर, बीच में बेंजीन के बीच में यहाँ पर इंसर्टेड है। तो अब ये जो कंपाउंड है, दिस इज नोन एज एजोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन इज रेड इन कलर, एजोबेंजीन इज रेड इन कलर। तो the question arises, benzene is colorless but azobenzene is red in color. Why? अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये कलर आ गया, रेड कलर आ गया, तो क्या हो गया, ये जो ग्रुप लगा दिया हमने, एजो ग्रुप लगा दिया, एन डबल बॉन्ड एन लगा दिया, ये दिस ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोरिक ग्रुप। बहुत ध्यान से सुनिए, दिस ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोरिक ग्रुप बिकॉज ये क्या करेगा, दिस group will impart color in this compound. How? कैसे करेगा ये? अब क्या हो गया, ये जो ग्रुप मैंने बोला, this group is known as chromophoric group. मतलब ये कलर बेयरिंग ग्रुप है, कलर बेयरिंग ग्रुप है, ये कलर इम्पार्ट कर रहा है। कैसे इम्पार्ट कर रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है।
तो 1 2 3 3 तो ये बने हुए हैं और 4 5 एक लोन पेयर यहाँ पर होगा ना, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा जिसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है और पाई बॉन्ड तो बना ही हुआ है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया इसने और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया इन द सेंस कि पाई इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे मगर अब और पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो ट्रांजिशन कहाँ पर शिफ्ट हो गया, नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, देखिए नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे छोटा एरो बना हुआ, सबसे कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी लेस एनर्जी मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब कि विजिबल रीजन में लाई कर सकता है और लाई कर ही रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये कलर जो कर रहा है ये रेड कलर का है। तो रेड कलर का ये क्यों हो गया जबकि बेंजीन कलरलेस था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोफोरिक ग्रुप। तो इस ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड में कलर आ गया, तो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोर। क्रोमा मींस होता है कलर और फोर मतलब होता है पेयर करना। अगर इसको हम यहाँ से हटा दे, ये हटा दे तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। तो कलर्ड बनाने के लिए, इस कंपाउंड को कलर्ड बनाने के लिए हमने एजो ग्रुप इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब खासियत क्या हो गई, इसका मतलब क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब एब्जॉर्प्शन होता है वो शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होने लग जाते हैं। नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए तो विजिबल रीजन में लाया करने लग जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है इससे कलरफुल या कलर्ड हो गया, रेड कलर का हो गया। ऐसे बहुत से आपके ग्रुप्स हैं, नाइट्रो है, एजो है, एजोऑक्सी है, ये जो आपके क्रोमोफोर का काम करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन दो कलरलेस है, मगर फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल किसे कहते हैं? मैम बेंजीन पे OH ग्रुप, मैम बेंजीन पे अगर OH लगा दे तो वो फिनॉल हो जाता है। इस पे एग्जांपल नहीं दे रखा मगर आप याद रखिएगा। अब बेंजीन पे हमने OH लगा दिया तो क्या हो गया, OH लगा दिया फिनॉल में चेंज हो गया। और फिनॉल कैसा कलर का होता है, फिनॉल का कलर क्या होता है बेटा, एकदम डार्क येलोइश सा कलर होता है, डार्क येलोइश सा कलर होता है, येलो तो है ना, डार्क येलो कलर होता है। तो फिनॉल का कलर जो होता है वो डार्क येलो हो गया, बेंजीन तो कलरलेस था। ऐसा क्यों, क्योंकि OH ग्रुप जो यहाँ पर आ गया तो OH ग्रुप क्या काम करेगा, क्रोमोफोर का काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर आ गया तो ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, और बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ पर शिफ्ट हो गया, नॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका जो फिनॉल है वो कलर शो करने लग गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट OH ग्रुप। तो इसको कहते हैं हम लोग क्रोमोफोर। बात समझ में आ गई, इनको कहते हैं हम लोग क्रोमोफोर। अब जैसे कि एक चीज यहाँ पर भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, जितना इतना जरूरी नहीं। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स मैंने दो डिफरेंट आपके यहाँ पे लिख दिए थे, मगर आप इतना डिटेल में ना जाओ तो भी ठीक है। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स उनको कहते हैं जो अकेले ही सफिशिएंट होते हैं कलर को प्रोड्यूस करने में। डिपेंडेंट क्रोमोफोर वो होते हैं कि वो अकेले मतलब जब एक साथ दो क्रोमोफोर एक साथ मिल जाएंगे तब कलर देंगे। ये जैसे एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है, कलरलेस होता है, मगर बाई एसिटिल जो होता है वो येलो कलर का हो गया। तो ये जो CO है यहाँ पर काम कर रहा है क्रोमोफोर का, तो जब अकेला है तो कलर नहीं दे रहा, मगर जब दो एक साथ मिल गए तो कलर देने लग गया, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर। व्हेन मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर, दे आर नोन एज डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो ये पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो, मगर एग्जाम्पल याद रखो, जब बाइसेटिल येलो कलर का क्यों है तो आप बोलोगे यहाँ पे दो क्रोमोफोर ग्रुप अटैच है इसलिए, ठीक है। और ये क्रोमोफोरिक ग्रुप, जैसे यहाँ पर भी ये क्रोमोफोर है, ठीक है।
बाकी जो पूरा ये कंपाउंड है जिसमें क्रोमोफोर है उसको बोलते हैं क्रोमोजेन। इसको एक टर्मिनोलॉजी है कि जिस भी कंपाउंड में क्रोमोफोर है तो वो पूरा कंपाउंड कहलाता है क्रोमोजेन। तो यहाँ पे एजोबेंजीन जो है वो क्रोमोजेन का काम कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमोजेन और दिस इज क्रोमोफोर, ठीक है। And the shade of color also influenced by the proximity of the chromophore. If the two chromophoric groups are adjacent, the compound is colored. While if they are separated by one or more CH2, the compound is colorless. अभी मैंने बोला कि CO जो है वो आपका क्रोमोफोरिक ग्रुप है, ठीक है। अब आप ये बायोएसिटिल जो है और कैसा डिपेंडेंट क्रोमोफोर है, डिपेंडेंट मतलब कि दो होंगे तभी काम देगा, तो ये बायोएसिटिल येलो कलर का है। मगर हेक्सा 2,5 डायोन ये कलरलेस हो गया, जबकि CO ग्रुप तो यहाँ पर भी है, CO यहाँ पर भी है, CO यहाँ पर भी है, मगर CO कैसे हो गए, ये दूर हो गए क्योंकि इनके बीच में दो CH2 आ गए, तो इसलिए क्या होगा, कलरलेस हो गया। तो शेड ऑफ द कलर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस ऑफ द क्रोमोफोर। और क्रोमोफोरिक ग्रुप जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा आपका कलर होगा, और मतलब शेड ऑफ कलर जो होगा से भी इन्फ्लुएंस होता है कि क्रोमोफोरिक ग्रुप किस जगह पर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? Are you getting? Yes, ma'am. The next term is oxochrome. What is the meaning of oxochrome? Oxo means to increase. Oxo means होता है to increase और chroma means होता है color. अब oxochrome क्या करते हैं, ये क्रोमोफोर की प्रेजेंस में काम करते हैं, ये कलर को इंटेंसिफाई करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑक्सोक्रोम कलर को प्रोड्यूस नहीं करते, ये क्या करते हैं, कलर को इंटेंसिफाई करते हैं। इंटेंसिफाई, कलर को इंटेंसिफाई करेंगे, मतलब प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका ये क्रोमोफोर है यहाँ पर, ये क्या एजोबेंजीन की बात कर रहे हैं फिर से। एजोबेंजीन क्या बताया था मैंने, रेड कलर का बताया था ना, बेंजीन कलरलेस होता है मगर एजोबेंजीन कलर्ड है, रेड कलर का है क्योंकि इसमें क्या लग गया, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप लग गया, इसे रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब अगर इसी कंपाउंड में हमने एक OH और लगा दिया, एक OH और लगा दिया, इस OH के लगते ही अब ये कंपाउंड जो हो गया वो ब्राइट रेड कलर का हो गया, ब्राइट रेड कलर का। तो ब्राइट रेड कलर का क्यों हो गया, पहले तो रेड कलर का था, ब्राइट रेड क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम ने क्या करा, कलर को और इंटेंसिफाई कर दिया, कलर को प्रोड्यूस नहीं किया, कलर को इंटेंसिफाई करा। अगर प्रोड्यूस कर रहा होता तो कलर ही चेंज हो गया होता, अगर ये येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा होता, वो रेड कलर है तो रेड और येलो में कुछ और कलर हो गया होता ना, मगर ये ऐसा नहीं है। ऑक्सोक्रोम का काम क्या होता है, क्रोमोफोर की प्रेजेंस में रह करके काम करता है, और जो भी कलर आया होता है क्रोमोफोर की प्रेजेंस से जो भी कलर आया होता है उस कलर को और इंटेंसिफाई करना। तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है, बेंजीन इज कलरलेस, एजोबेंजीन इज रेड इन कलर, एंड ये जो कंपाउंड बना जिसमें OH लग गया, दिस इज ब्राइट रेड इन कलर। व्हाट इज द रीजन? तो अब बात बताओगे कि यहाँ पर क्या आ गया, ये क्रोमोफोर ग्रुप है और ये ऑक्सोक्रोम आ गया, और जिसकी वजह से ये ब्राइट रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो ना ऑक्सो, अब ये भी क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कलर को इंटेंसिफाई कर रहा है, क्योंकि OH भी कैसे ग्रुप है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो इससे वजह से क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, उससे क्या होगा, एनर्जी और भी कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो आपका ब्राइट रेड कलर हो जाएगा। पहले भी आपका हो रहा था नॉन टू पाई बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा था, अब इसकी वजह से और भी एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने बताया ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते चले जाते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप उतना ही कम होता चला जाता है। तो अब ये ब्राइट रेड कलर का हो गया। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन पे क्या आती है, ग्रुप्स कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस कलर देमसेल्व्स। ऐसे ग्रुप जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट अकेले कलर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट कैन इंटेंसिफाई द कलर, कलर को इंटेंसिफाई कर सकते हैं along with chromophore are called oxochrome। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज रेड शिफ्ट, ये क्या होता है, इसका मतलब है, ये आपको आगे समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड शिफ्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am.
ठीक है, इसको बोल रहे हो ऑक्सोक्रोम। अब जैसे ये अब आ गया क्वेश्चन, बेंजीन इज कलरलेस बिकॉज देयर इज नो क्रोमोफोर नो ऑक्सोक्रोम, और ऑक्सोक्रोम तो क्रोमोफोर के साथ ही काम करेगा। नाउ दिस नाइट्रोबेंजीन, दिस इज पेल येलो इन कलर, नाइट्रोबेंजीन इज अ पेल येलो इन कलर, क्योंकि इसमें NO2 क्या है, क्रोमोफोर का काम कर रहा है, ये क्रोमोफोर प्रेजेंट है, ओनली क्रोमोफोर इज प्रेजेंट। नाउ सी दिस कंपाउंड, दिस इज पैरा नाइट्रोएनिलीन। अब इसमें क्या होगा, NO2 तो था ही, साथ में NH2 भी हमने लगा दिया नीचे, NO2 तो था, NH2 भी लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पैरा नाइट्रोएनिलीन। देखो बेंजीन में जब NH2 लग जाता है इसको बोलते हैं एनिलीन, ये ध्यान रखना, जब बेंजीन में NH2 लग जाता है तो बोलते हैं एनिलीन, और NO2 यहाँ पे पहले से लगा हुआ था तो हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोएनिलीन। पैरा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम आमने सामने की पोजीशन पर है ना, 1-4 पोजीशन पर, आपको पता है ना ऑर्थो एंड पैरा किसे कहते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। यस मैम। हाँ, 1-2 पोजीशन पे लगा होते हैं दो ग्रुप्स तो बोलते हैं ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पे लगते हैं तो मेटा, और 1-4 पोजीशन पे लगे तो पैरा। दिस इज पैरा नाइट्रोएनिलीन। नाउ दिस पैरा नाइट्रोएनिलीन इज ऑरेंज in color. Why? What is the reason? Because this compound is having both chromophore and as well as oxochrome. ये NO2 काम क्या कर रहा था, क्रोमोफोर का, NH2 ऑक्सोक्रोम का काम कर रहा है। तो जो कंपाउंड अभी पेल येलो कलर का था वो ऑरेंज कलर का हो गया, तो पेल येलो से ऑरेंज कलर क्या होगा, और इंटेंसिफाई हो गया ना कलर, है ना, येलो से और ऑरेंज पे चला गया, तो आप कलर को इंटेंसिफाई कर रहा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि येलो से ब्लू हो गया, येलो से ब्लू नहीं होगा, येलो से ऑरेंज होगा, उसी कलर को इंटेंसिफाई करेगा, रेड को ब्राइट रेड कर देगा, येलो को ऑरेंज कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ द ऑक्सोक्रोम। Now comes to the last terminology, hypsochromic shift and the bathochromic shift. What does it mean? Hypsochromic shift is known as blue shift and this is known as red shift. जो भी मैंने बोला था मैं बताती हूँ। तो अभी क्या हो गया कि अभी कोई कंपाउंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था। सपोज करो वो कंपाउंड है वो 230 नैनोमीटर को एब्जॉर्प्शन देता था। अब उस कंपाउंड में हमने कुछ सॉल्वेंट ऐसा डाल दिया, कुछ उसमें ग्रुप्स ऐसे इंसर्ट कर दिए जिसकी वजह से अगर वो सपोज करो वो कंपाउंड मैंने कितना बोला, कितने पे एब्जॉर्प्शन दे रहा था, 230 पर एब्जॉर्प्शन दे रहा था पहले, और जब मैंने इसमें ऐसा कोई ग्रुप इंसर्ट कर दिए या ऐसा कोई सॉल्वेंट डाल दिया जिसकी वजह से अब वो कंपाउंड 315 पर एब्जॉर्प्शन देने लग गया। पहले 230 पे दे रहा था, अब 315 पे देने लग गया। तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा ना, है ना, लॉन्गर की तरफ बढ़ा। तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। इस शिफ्ट को नाम देते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप लोग ब्लू और रेड में कंपैरिजन करें तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, ब्लू की कम होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपाउंड में रेड कलर आ गया, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करने लगा, सिर्फ नाम दिया गया ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट नाम दिया गया अगर कोई कंपाउंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लगा। अब भाई आप जो क्वेश्चन पूछ रही थी कि बेंजीन जो था कभी कभी आप बोल रहे थे ना कि समटाइम्स इट शोज कलर, तो समटाइम्स का मतलब यही है कि या तो उसमें कुछ ऐसा सॉल्वेंट हमने डाला है या उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स पे इंसर्ट करें जिसकी वजह से अब वो लॉन्गर वेवलेंथ पे चला गया। लॉन्गर वेवलेंथ चला गया मतलब रेड शिफ्ट पे चला गया। अब वो जितनी भी वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर रहा है इट डजंट मैटर, उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसका ऑपोजिट होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई कंपाउंड था पहले वो लॉन्गर को अब्सॉर्ब कर रहा था, मगर इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स इंसर्ट कर दिए, कुछ ऐसे सॉल्वेंट हमने इंसर्ट कर दिए जिसकी वजह से वो कंपाउंड अब शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करने लग गया। तो इस शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट नाम क्यों दिया, क्योंकि ब्लू की क्या होती है वेवलेंथ कम होती है, इसलिए नाम देते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। और आपको पता भी कि जब आप ये बनाते हो यहाँ पर ये तो ये क्या है, इधर ब्लू होता है, रेड सबसे आगे होता है ना, तो इसलिए अगर लॉन्गर की तरफ शिफ्टिंग है तो रेड शिफ्ट है, शॉर्टर की तरफ शिफ्टिंग है तो ब्लू शिफ्ट। अभी जरूरी नहीं कि विजिबल रीजन में हो, शिफ्टिंग हो सकता है यूवी रीजन में ही हो रही है, मगर हम नाम दे रहे हैं कि लॉन्गर की तरफ हो रही है तो रेड शिफ्ट, शॉर्टर की तरफ हो रही है तो ब्लू शिफ्ट।
ठीक है। और ब्लू शिफ्ट का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या दिया हुआ है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और बैथोक्रोमिक का नाम दिया रेड शिफ्ट। अभी इसको ऑपोजिट करके याद कर लेते हैं। वैसे कैसे याद कर सकते थे कि बी से बैथोक्रोमिक है तो बी से ब्लू होना चाहिए, तो मैं उल्टा करके याद रखूं कि बी से ब्लू नहीं होगा, बी से रेड होगा यहाँ पर, ठीक है। Yes, ma'am. तो बैथोक्रोमिक है तो ब्लू नहीं होगा, इसका रेड होगा, इसको ऑपोजिट करके याद रखो। तो फिर ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये तो फिर ये पता ही चल जाएगा, ये फिर ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग, इसलिए यहाँ पर देखो एक वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा था कि जो क्रोमोफोर है या ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम की वजह से रेड शिफ्ट हो जाता है। रेड शिफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि कलर को इंटेंसिफाई कर रहा है। कलर को इंटेंसिफाई कर रहा है मतलब कि लॉन्गर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन दे रहा है ना। लॉन्गर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब किसको बोल रहे हैं? रेड शिफ्ट, ठीक है। क्लास को समझ में आ गई? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, बेंजीन कलरलेस है, नेप्थलीन, ये सब कॉन्जुगेशन की वजह से। ये आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड बच्चों? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, तो फिर अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर आईआर, अभी आईआर स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर वो बीच में रह जाएगा, टाइम हमारे पास कम ही है ना। यस मैम, अभी बस 13 मिनट बाकी है। हाँ, तो फिर आईआर स्टार्ट करेंगे तो फिर बीच में होगा। तो फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आईआर स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज हम लोग फिर क्लास थोड़ा जल्दी ही ओवर कर देते हैं, ठीक है। यस मैम। कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो तुम लोग, ये तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे। अभी बस आप लोग काम ये है कि प्लीज आप लोग ये जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपी नोट्स बहुत अच्छे से सब पढ़ते चले जाओ, ओके। यस मैम। मुझे अटेंडेंस शेयर कर दो, अटेंडेंस शेयर कर दो मुझे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.